चलो बालकों, चले हम लोगों ने लास्ट राउंड पे आप देखेंगे मेनली आपसे कहा जाए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया है, एक आपने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ लिया है ना। और पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कैपेसिटर दोनों से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे सवाल भी कर लिए थे। न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चर्चा जब कर रहे थे तो आपको एक चीज़ हम लोगों ने डेराइव की थी, और वो डेराइव की थी कैपेसिटेंस आपकी आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और अगर आप लास्ट चेक कर जो हमने लेक्चर लिया था कल, उसको अगर आप याद करेंगे तो हम लास्ट में यहीं पर थे कि इन केस ऑफ ए फ्री स्पेस्ड कैपेसिटर, अगर कोई एयर कैपेसिटर है तो फिर आपकी कैपेसिटेंस आती है C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और इन केस अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कम्प्लीटली फिल्ड करेंगे तो फिर आपकी कैपेसिटेंस आती है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये दो चीज़ें हमें क्लियर हैं, बहुत अच्छी तरह हमने डिराइव कर रखी हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एक और ख़ास सवाल बनता है और उसको ध्यान से देखें। हमारे पास जो यहाँ एक सवाल में लेके आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ कि अगर फिर मैं लेके चलता हूँ वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट्स थोड़ी अच्छी सी बना रहा हूँ मोटी, ताकि आपको साफ तौर पे नज़र आए, ठीक है ना। और इस डायग्राम को हम आगे डेरिवेशन में भी इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने मान लिया ये आपका कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आपको ये अंदाज़ है द फर्स्ट प्लेट इज़ चार्ज बाई सम एक्सटर्नल सोर्स। आप इनमें से इस प्लेट को किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करते हैं। ये भी आपको याद है इस प्लेट को आप आर्थड रखते हैं, ठीक ना। ये तो अपन लोग कई बार ले चुके हैं तो इतनी कहानी तो याद ही है। देन मैंने सपोज किया ये आपकी फर्स्ट प्लेट which may be say said as plate A, that is the plate B। और छोटी छोटी चीज़ें याद दिला देता हूँ। जब आप ऐसा लेते हैं तो एक सिंपल सा काम होता था, when the plate A is charged by plus Q, तो आप पढ़ते थे अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट बी ऑल्सो। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने सिंपल पढ़ा हुआ है। यही पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, दोनों कैपेसिटेंस पढ़ी थी। अगर ये फ्री स्पेस है तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और मैंने कहा अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिलअप कर दे तो वैक्स माइका या रबर से, तो इन दैट केस इट विल बी के एप्सिलॉन नॉट ज़ीरो। सवाल आता है अगर मैं इसको पार्शियली फिलअप करूं, यानी अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं आपका डाइलेक्ट्रिक जो है कंप्लीट नहीं ले रहा, मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना लूँगा, तो मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेता हूं यहाँ कहीं। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की आप थिकनेस अपने देखेंगे तो मैंने थिकनेस मान ली है, ये थिकनेस अपनी कितनी है, तो लेट द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब बी टी। और टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है, टोटल डिस्टेंस जो आप इसका लेते थे वो आपका आता था, क्या इतना समझ में आता है। यानी अब की बार जो हमारा केस है, अब इस केस का मैं नामकरण कर देता हूँ, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं, आप जो हेडिंग लेंगे वो आपकी आएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पीपीसी, और विद आप जाते हैं विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। तो एक सिंपल सी आज के लिए हेडिंग डाल दें, और हेडिंग आपकी आएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। और आगे बता देंगे, ध्यान देखना, इसका पेपर में जिस वर्डिंग्स में आएगा कई बार ये आता है टी लेस देन डी। टी लेस देन डी का मीनिंग बता देता हूँ। आपसे कहा जाएगा पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड वेयर टी लेस देन डी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। टी लेस देन डी समझ में आ रहा होगा, थिकनेस अब आपकी डिस्टेंस से कम है, कंप्लीट नहीं है, उससे लेसर है। एक काम करें, एक छोटी सी हेडिंग डाल दें, पीपीसी विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक टी लेस देन डी, और एक फिगर बना दें। ठीक है, और आपको क्लियर दिखता रहे, मैंने इसको और थोड़ा सा ये कर दिया है। मैं जैसे एक हेडिंग डालें और फिगर बना दें 1 मिनट के अंदर।
डायग्राम भी बनाना है। अरे तो बेटा डायग्राम ही तो बनाओगे, और क्या बनाओगे? फिजिक्स में बिना डायग्राम के तो कुछ मिलेगा ही नहीं। यस सर, डन। देख लें, बन गया सभी का डायग्राम। दो प्लेट्स ए और बी आप नजर आ रही होंगी, आपके ओरिजिनल कैपेसिटर की हैं, वही चार्ज क्यू आपका अर्थिंग, ये तो ओरिजिनल कैपेसिटर है। किया क्या है आपने, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट किया है, और शर्त क्या है, पार्शियल होगा, यानी कि उसकी थिकनेस कैसी होगी, लेस देन डी होगी। सही है। एक लाइन भी लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। और जैसे आप लिख देंगे एफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, चलते जाए मेरे साथ साथ, वो यही लाइन दोबारा से लिख रहा हूँ, ग्रामेटिकल कर दिए। फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, और आप बताएंगे वेयर टी लेस देन डी इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ आ पीपीसी, देन इतना तो कर ही दें फुर्ती से। इफ आ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी वेयर टी लेस देन डी इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पीपीसी। लिख दिया इतना? ठीक है, यस सर। एक ही लाइन लिखनी थी, बड़े मजे से लिख दें। अब क्या होगा, ध्यान देखना, देन के आगे पहले यहाँ देखें होगा क्या। जैसे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, अब आपको इसके आगे की स्टोरी पहले से मालूम है, और वो आपको मालूम है, इस पर आपके अपोजिट चार्ज इस पर भी इंड्यूस होंगे माइनस प्लस, क्योंकि इसमें भी वही आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, जो मैं आपको 3-4 बार पहले भी बता चुका हूँ। इंडक्शन में भी, पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल या कैपेसिटेंस में भी, इसका मतलब इस पर भी अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो अपने फिगर में पहले 1-2 माइनस प्लस दिखा दें मज़े से, जो फिगर बना रखा है स्लैब पे भी माइनस प्लस दिखा दें, 2-4 दिखा देना बस, कोई बहुत ज़्यादा मत दिखाने लगना। और इसीलिए हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। चले आए, बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पीपीसी देन अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन इट्स 2 फेसेस, इसके दोनों फेसेस पे आपके अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ये हमने लिख भी दिया और सामने बना भी दिए। तो जैसे ही आपका ये बन जाए 2-3 प्लस माइनस दिखा के, और बाकी सेंटेंस कंप्लीट कर देना। देन अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन इट्स 2 फेसेस। बढ़ें फिर आगे, कर दिया? यस सर। बढ़िया। जैसे अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, अब अगली कहानी पर जाते हैं कि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर 3 बार में अलग अलग जगहों पर कैपेसिटेंस निकलवा चुका हूँ। 3 जगहों में जब आपने कैपेसिटेंस निकाली है तो आपको स्टेप्स बहुत अच्छे से याद है। पहला स्टेप आपका क्या होता है, आपको निकालनी पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कहीं पीछे से मिलती है। इसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करके निकालते आए हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स या ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर या बिटवीन द शेल्स, वो जब जैसा केस रहा हो पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो फिर फाइनल स्टेप हमारा होता है इस v की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करें, सो यू आर गेटिंग द कैपेसिटेंस। तो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स विद इन द कैलकुलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब जब हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखें। अब हम वापस जाते हैं, जब आप इस कैपेसिटर को यूज़ कर रहे होंगे तो क्या आपने ध्यान दिया है, आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसको ध्यान देखो, मैं दो पार्ट में ब्रेक करके बना रहा हूँ, दो पार्ट नज़र आ रहे हैं। मैंने आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकाली हैं, इस उसके अंदर नहीं निकाली, और ये मैंने निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाएंगे तो आपका ध्यान जाएगा हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी एक के बजाय। सबसे पहले आप देखें जो आपके प्लस माइनस प्लेट ए और बी थी, प्लेट ए और बी के बीच में आपको याद है ये जो वाइट लाइन, मैंने थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपको साफ दिखे, जो वाइट लाइन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी हुआ करती थी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको याद है, कल भी न्यूमेरिकल्स के दौरान भी आपने बताया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही हूँ ना। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा ये तो पुरानी है, कौन सी पुरानी, जो आपके प्लेट चार्जेस की वजह से मौजूद है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। और ये अब आपको याद होगा जब भी हम नॉट इस्तेमाल करेंगे देन दैट इज़ यूज्ड फॉर द एयर और वैक्यूम और वी कैन से फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट याद है, नॉट का हम जनरली जब भी प्रेस सफिक्स यूज़ करेंगे तो काहे काम में आएगा, फ्री स्पेस शो करने के अलावा। इसके देखना क्या आपको ऐसा दिख रहा है, आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर भी डेवलप्ड है। इसका मतलब इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसके अंदर भी डेवलप होगी, और इसके अंदर डेवलप होगी तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ई आई। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लेट चार्जेस की वजह से जो ओरिजिनल थी वो तो थी, जब आपने स्लैब रखा है और जो आपने कहा देन अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन इट, चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं तो इसके अंदर भी आपकी एक इंटरनल या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब फिगर में दो चीज़ें और दिखा दें, एक ई नॉट और एक ई आई, बस इसके बाद हम इनकी सिंपल वैल्यू पे चले जाएंगे। बढ़ा दें फुर्ती से, दिखा दिया ई नॉट और ई आई, ठीक है। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो अब अगले स्टेप में जाते हैं। अब अगले स्टेप में मैंने कहा था पहला काम आपको क्या लेना है, पहला काम आपको लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है तो हम सबसे पहले यही बताएंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो आपकी फ्री स्पेस में है और काय की वजह से यह है ड्यू टू द प्लेट चार्जेस। सबसे पहले हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने फिगर बनाए रखा है चेक कर लें। प्लेट चार्जेस की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है फ्री स्पेस में, वो आपकी काय से देनी है, वो हमें देनी है ई नॉट से, और वो आपको मालूम है वो आपकी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इधर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस हमारी ये आ गई, ये हमने पहला स्टेप ले लिया। जब पहला स्टेप ले लिया इसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, हैंस आप बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड पे जाओगे तो कितना होना चाहिए, माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। अब मैंने कहा बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा क्योंकि यहाँ से अब आपको कंसेप्ट लगेंगे छोटे छोटे, बहुत ध्यान देखें। जब आप v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर करते हैं, अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पिछला पेज पलटिए, एक आध दो पेज पहले आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाला होगा, उसका डेरिवेशन पलट लीजिए। निकाल लिया, आपका ध्यान जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर में हम यहाँ पर रखते थे e की जगह माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी आर, लिमिट्स आप रखते हैं d टू 0, सॉल्व करके आप v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी लाते हैं। अब ध्यान देखना, मैं इस इंटीग्रेशन को कंसेप्चुअली भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे मालूम है v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन डी आर का मतलब ये है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितना है ध्यान देखना, टोटल डिस्टेंस है आपका d। क्या है मेरी बात समझ में आती है? आइदर यू कैन सॉल्व इट मैथमेटिकली बाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो आपने किया है वो आप कॉपी पलट के देख लें, 2-3 पेज पीछे ही होगा, वो आपने मैथमेटिकली किया है, लिमिट्स रखी हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड फाइनली यू आर गेटिंग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी।
मैंने क्या कहा, और ये कल आप न्यूमेरिकल में भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने क्या कहा अब आप कैसे कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज ए कांस्टेंट इंटीग्रल डी आर, जिनको मैंने कहा था इंटीग्रेशन का मीनिंग मालूम है, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का मीनिंग भी काम करेगा। इंटीग्रेशन डी आर मतलब द टोटल डिस्टेंस। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट मारेंगे, हम पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रा देखें ध्यान से, यहाँ पर मैं जाऊँगा माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, ई की वैल्यू मुझे मालूम है यह है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन डी आर टोटल डिस्टेंस। जब आप टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो कंसंट्रेट रहिएगा, टोटल डिस्टेंस में क्या आपको ऐसा समझ में आता है, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहाँ पे देख रहे हो, आप देख रहे हो फ्री स्पेस में। ड्यू टू द प्लेट चार्जेस आप कहाँ पर निकाल रहे हैं, फ्री स्पेस में निकाल रहे हैं। ज़रा देखें, पहले आपकी जो फ्री स्पेस होती थी वो पूरी की पूरा डी डिस्टेंस फ्री स्पेस था, लेकिन इस समय आपके टोटल डी डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने कवर कर लिया है। इसका मतलब ये जो बचा हुआ फ्री स्पेस का डिस्टेंस है ये आपका डी नहीं रहेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना रह जाएगा, दैट विल बिकम, चेक करें क्या इतनी बात समझ में आती है, हाँ ना बताएं, देख लें आराम से, कोई डाउट तो नहीं। तो मैंने कहा अब आपका डिस्टेंस, क्योंकि डी नहीं है और वो आपका है, जितनी थिकनेस कम कर दोगे। दूसरा मैंने कहा चूँकि आपका पहला है, क्योंकि अभी एक और फील्ड बाकी है ना, इसको मैंने कर दिया V1 और ये मेरी पहली वैल्यू निकल आई। तो एक काम करें, पहले हाफ वैल्यू निकाल लें, फिर मैं सेकंड वाली निकालता हूँ। सबसे पहले आप बढ़िएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस ड्यू टू द प्लेट चार्जेस ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके आप बताएंगे हैंस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, डी छूट गया है ना, हैंस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, यानी V1 इज इक्वल्स टू जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। डन सर। कंप्लीट, पहला पोटेंशियल हमारा निकल आया। अब वापस फिगर पे जाता हूँ, ध्यान देखना, मैंने कहा था केवल एक फील्ड नहीं है, ये तो है ही, एक फील्ड और भी है, ये ध्यान देखो, ये केवल इतने डिस्टेंस में होगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इसकी भी चर्चा कर देते हैं, नीचे बताते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर है, काय की वजह से है, तो आप बता सकते हैं ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, इसको आप चाहे तो ई इंटरनल कह दें, चाहे तो ई इंड्यूस्ड कह दें। फिर एक बात, मैंने कहा था भैया फिज़िक्स है, यहाँ तो रेगुलरिटी लगेगी, फिज़िक्स में यही दिक्कत है, आपने पिछला जहाँ गायब किया अगले स्टेप में आप फंसने लगे। आपको याद है आपका एफ मीडियम, एफ इज इक्वल्स टू होता था एफ अपॉन के, आपसे कहा जाता था किसी भी मीडियम को चेंज करोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फोर्स एफ बाई के हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है, फोर्स डिवाइड बाई के हुआ, यानी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो गई, डिवाइड बाई के हुई। और जैसे ही डिवाइड बाई के हुई, क्या तो ऐसा समझ में आ रहा है, ये हो जाएगी के, आपको मालूम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है। और जैसे ही आपने ये लिया, ये तो आपके पास है ही, अब अगला दिखा दें ज़रा, डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस ई आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के, और ये आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कर दें इतना मज़े से, ठीक। कर दिया, हाँ ना बताएं, यस सर। बढ़िया।
अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे, जो आप कह देंगे V2। इसमें भी आप बता दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, है ना। तो आप बताएंगे हैंस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, फिर वही आपका V2 इज इक्वल्स टू भी कितना होना चाहिए, माइनस इंटीग्रेशन EDR। और जैसे आप माइनस इंटीग्रेशन EDR रखते हैं, एक मज़ेदार बात देखिए, ध्यान देखें, फिर वही जाएंगे इंटीग्रेशन EDR, ई अपनी ये है, डॉट इंटीग्रल DR मैंने कहा था टोटल डिस्टेंस। अब ध्यान देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, अब इस डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इतनी डिस्टेंस में ना, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉरी विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये थिकनेस आपकी, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका T है, और ये डिस्टेंस अगर T है तो फिर ये हम गए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डॉट T, और ये हो गया आपके वैल्यू नंबर सेकंड। मज़े से काम कर दें, वैल्यू नंबर सेकंड पर आ जाएं। डन सर। ठीक, अब वही पुराना काम फिर से रह गया आपका। कौन सा पुराना काम? Recording in progress. Recording stopped. जब आपके पास कितने पोटेंशियल्स हैं, अब आपके पास एक ये रहा पोटेंशियल, एक ये रहा। अब फिर वापस जाता हूँ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दो पोटेंशियल डिफरेंस बने, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक लास्ट काम हम करेंगे, और लास्ट काम हम क्या करेंगे, चलो इसको मैं यहाँ बना रहने देता हूँ, ये आपको पूरा दिखता रहेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी वापस लौटने की हमें। ठीक, दोनों दिख रहे हैं, इसलिए आप बताएंगे 10 नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए आपका, V1 प्लस V2। V1 आपका कितना था, V1 था आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, और प्लस V2। V2 आपके लिए है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट K और साथ में T, दोनों वैल्यू रख दें। ज़्यादा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हैं, तो ले लें कॉमन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही कॉमन लोगे, यहाँ आपके बचेंगे D माइनस T, और यहाँ बचेगा आपका प्लस T, और एक बचेगा K। तो ये आपका पोटेंशियल निकल आता है। बस हमारा काम लगभग पूरा होने पे आ गया। आ जाए 10 नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। लिख दें वैल्यूज़, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं उसके बाद। कर दिया कंप्लीट? ठीक है, जैसे D माइनस T प्लस T बाई के आपने कर दिया। अब अगले नंबर पे जाते हैं, और अगले नंबर पे जो आप जाओगे, जैसे ही पोटेंशियल निकला, लास्ट स्टेप याद है भाई, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो बस आखिरी स्टेप में चले जाते हैं, हैंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V, और Q बाई V करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, Q बाई V। V बोलें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में आपको मिलेंगे D माइनस T प्लस T बाई K। और एक काम करोगे, चलो ये इतना लिखा रहने,
C इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, ये Q एप्सिलॉन नॉट ऊपर कर लें। फिर चलो एक आध स्टेप और बढ़ा देते हैं। सिग्मा अब आप सबको मालूम है वो है आपके लिए Q अपॉन A, और बाकी आपकी चीज़ है D माइनस टी प्लस T बाई के। Q कैंसिल एंड यू आर गेटिंग द कंप्लीट आंसर। जो आंसर आपका आएगा वो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन अरे चलो ठीक है। कर दें बचे हुए पार्ट को कंप्लीट। और जैसे ही आप कर देंगे फिर एक लास्ट स्टेप और दिखा दूंगा। डन सर। कर दिया, ठीक है, बढ़िया। इतना कर देते हो, जनरली आपके एग्ज़ाम में जिसमें आएगा वो भी बता देता हूँ, कई बार प्रूव करने के लिए आता है। आप लिख सकते हैं और C इज इक्वल्स टू, और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कईयों बार आप देखेंगे आपके एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये हो जाएगा आपका D माइनस टी, ऐसा दिख रहा होगा। T और T बाई के दोनों में T आपका कॉमन ले सकते हैं। T कॉमन कर लोगे तो कितना बचेगा 1, और इसमें आपका बच जाएगा 1 अपॉन के। तो बस मैंने कहा कॉमन कर लो, कभी इस फॉर्मेट में आ जाए तो इसमें दिखा देना। तो एक लास्ट काम कर दें, कॉमन ले लें। C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी और 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, माइनस और बहुत अच्छा कर दूँ। चले, क्या आपने लगभग कंप्लीट कर दिया? कॉमन तो ले लिया, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? आज अब इस डेरिवेशन को आपके लिए एक बार और मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। और दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूँ और समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट और रिलेटिवली कई बार नोट टफ लगता है, तो मैंने कहा इस डेरिवेशन में चले जाते हैं। आए देखें ध्यान से, अपने पास अब की बार था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर मैं बताता हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फ्री स्पेस या एयर और विद कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों केसेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ स्पेशल केस in which a dielectric slab is kept within the plates of the parallel plate capacitors partially, and partially means the thickness of the slab is lesser than the gap or the distance between the plates. That's why the very first line is that the parallel plate capacitor with a partial dielectric slab thickness lesser than the distance, and that is the introductory line also. Same, if a dielectric slab of thickness T where T less than D is inserted between plates of a PPC, then opposite charges are induced on its two faces. And what is that introductory line? It is a parallel plate capacitor having plates A and B. Plate A is charged, plate B is kept earthed, it is nominal. Then a dielectric slab made by this red color having thickness T is inserted between the plates. As you are inserting this, so the opposite charges will induce on it, plus minus plus minus plus minus, similarly minus plus minus plus, and the reason is known to you well. Within the factors affecting the potential or factors affecting the capacitance or during the charging by आपका conduction and induction, we have explained it that due to the relative displacement of the ions and free electrons, charges are induced. So these opposite charges are induced on the dielectric slab also. Now what will happen? Now you will have two types of electric fields, और दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज वेरी कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट
the electric field, what is the electric field between the plates, then we will calculate the potential difference, and finally we will derive the capacitance, which is C is equals to Q upon V. So now in this case there are two types of the electric fields. What are the two types of the electric fields? The first electric field which was there during the plates in free space, that is denoted by E naught, and the value of this electric field is known to you. This electric field is the electric field in free space due to the plate charges. ये नॉमिनल है जो शुरू से ही आपकी थी, दैट इज ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है. नाउ द सेकंड वन फील्ड इज द ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड चार्जेस, these negative and positive charges are induced, that's why an electric field will induce inside the slab also, and that field is given by the force between the charges in case of a dielectric medium that decreases by 1 by k. F medium is equals to F upon k. Similarly the electric field becomes E upon k. तो ये हमने लिया electric field inside dielectric slab due to the induced charges E induced or E internal is equals to E naught by k, that means sigma upon epsilon naught and k. तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको एक बार में समझा दी. अब now there will be two potential differences due to the two electric fields. So what will be these potential differences? We will calculate them by the simple method. Potential difference developed, V is equals to minus integration E dr due to the plate charges. इस पे जाओगे तो E which was the sigma upon epsilon naught and dr, integration dr means total distance within the free space. Total distance is d, out of which the distance d is covered by dielectric slab, so the distance left for free space is now d minus t. So it is V1 is equals to sigma upon epsilon naught d minus t. Further in the second half, potential difference due to the induced charges. So the potential difference due to the induced charges, again it will be integration E dr, E which is sigma epsilon naught upon k, and dr total distance. Induced field is within the distance or within the thickness t of the slab only. जो आपका इंड्यूस्ड फील्ड है वो कहाँ पर मौजूद है आप देखेंगे, ओनली विद इन द थिकनेस t, इसलिए दैट्स वाई आई हैव टेकन द डिस्टेंस हियर एज द t. dr इज इक्वल्स टू कितना लिया है t, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस. द फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट चार्जेस, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस. V1 is there, V2 is there, two final steps are there. कौन कौन से होंगे? नेट पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2, एंड वंस V इज कैलकुलेटेड सो derive the capacitance by C is equals to Q by V. So the final step, net potential difference V is equals to V1 plus V2 sigma upon epsilon naught d minus t plus sigma upon epsilon naught k t. Take the sigma upon epsilon naught as common, d minus t plus t by k. Get the capacitance, C is equals to Q by V. That's all. बाकी तो आपका केवल सॉल्यूशन है, थोड़ा सा एक आध कैंसलेशन है क्यू बाई, और ऐसा कुछ नहीं. ये तो आप इतना हिस्सा तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. अब इसमें कहीं कोई किसी को डाउट हो, कोई समस्या हो तो मुझे बताएं. बोले माल को, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ ना बोलो फुर्ती से. नहीं ठीक. नो सर. हाँ, अब हम एक काम और करते हैं. अब हम एक नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं और एक अगली हेडिंग पे चलिएगा. अगली बार आप जाइएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियल. अब मैं चेंज करता हूँ, ध्यान देखना. यहाँ मैंने लिया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह लिखता हूँ कंडक्टिंग और मेटेलिक स्लैब. तो एक काम कर दें, अब की बार हेडिंग डाल दीजिएगा PPC विद पार्शियल. कंडक्टिंग और मेटेलिक स्लैब. ठीक, चलें 3 मिनट बाकी हैं अभी इस मीटिंग में. ख़त्म हो तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा. सिंपल हेडिंग डालें PPC विद पार्शियल मेटेलिक और डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक,
इस फिगर को आप रिपीट कर देंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब भी फिगर अपना वही है, समझ में आ रहा होगा। तो अब फिगर में दोबारा बना नहीं रहा, आप इसको केवल रिपीट कर देंगे। ये मैंने कहा आराम से वो आप घर पे कर सकते हैं मज़े से। आए दोबारा देख लेते हैं एक बार। थोड़ा जगह खाली कर देता हूँ ताकि फिगर आपको फिर से क्लियरली दिख जाए 2 मिनट में। ठीक, आए बस ये रहा आपका सेम फिगर नज़र आ रहा होगा। अगेन आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हैविंग द प्लेट सी एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। आपने एक मेटेलिक स्लैब, अब ध्यान रखना है कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, कैसा है थिकनेस टी का मेटेलिक स्लैब आपने यहाँ पर रख लिया है, वही चार्ज क्यू। और ये तो क्या ये फिगर आप बड़े आराम से रिपीट कर देंगे। तो चाहें तो अभी शॉर्टकट में ऊपर लिख दो फिगर रिपीट और बना देना, जगह छोड़ दो। ठीक है, उतना टाइम अपन बचा लेते हैं, यहाँ बना लेंगे। यस सर। ठीक, आ जाए। अब एक काम कर दें, अब लैंग्वेज में लिख दें। लैंग्वेज में आप लिख दिएगा इफ़, अब डाइलेक्ट्रिक की जगह लिखना मेटेलिक और कंडक्टिंग स्लैब। फर्स्ट लाइन आप लिख दें इफ़ अ मेटेलिक और कंडक्टिंग स्लैब, यहाँ पर कर देंगे मेटेलिक और कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी वेयर टी लेस देन डी, वही पुरानी लाइन है, where T less than D is inserted between the plates of a PPC, then opposite charges are induced on its two faces. Then opposite charges are induced on its two faces. ठीक, मीटिंग ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। उस मीटिंग ज्वाइन दोबारा करोगे तब तक उसका आंसर मुझे बताना। आपके इस मेटेलिक स्लैब पे अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, इस मेटेलिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। इसको आराम से सोच के मुझे बताइएगा। ठीक, तब तक आप ये सेंटेंस लिख दें। लिख दिया ये सेंटेंस सभी ने? बढ़िया, चलें। 2 लोगों के आंसर तो 0 हैं, और बाकी याद करके बताएं ज़रा, मेटेलिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? चलते चलते मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये था कि आपकी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की तो आपको मालूम होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और मैंने कहा था इस ये जो आपका कंडक्टिंग स्लैब है, या आप कह सकते हैं जो मेटेलिक स्लैब है, इस मेटेलिक स्लैब के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो मैं याद दिला देता हूँ 2 जगहों से। आपने स्फेरिकल शेल निकाली है, आपने जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज लिखी हैं, और तीसरी जगह मैं याद दिलाता हूँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, और तीनों जगह आप बिल्कुल सही आंसर था आप सब ने। इन तीनों चारों जगह हमने एक चीज़ लिखी है कि द फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर रिमेन्स 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू। और इसीलिए ध्यान से अब देखना, इतना आपने लिख दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 हो रही है, इसका मैं फ़ायदा कहाँ उठाऊँगा, इसका फ़ायदा उठाऊँगा। आप यहाँ तक पहुँचे थे, अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन इट्स टू फेसेस। अब नीचे एक लाइन लिख दिएगा, नीचे आप लिख देंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर रिमेन्स 0, लिख दें द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटेलिक कंडक्टर रिमेन्स 0। आपके आंसर सही हैं, बढ़िया। लिख दीजिएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर रिमेन्स 0। और अब इधर देखें, जैसे ही आपने सेंटेंस लिखा द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर रिमेन्स 0, क्या आपने ध्यान दिया हमारा इतना स्टेप गायब हो जाएगा। क्योंकि पहले आप बता रहे थे कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पूरा का पूरा स्टेप हमारा इसी 2 वर्ड्स में गायब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी है 0। जो आपने 0 लिख दिया तो ये कहानी तो पूरी ख़त्म हो गई। ध्यान से देखो, सेकंड फील्ड और सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, 0 है मतलब है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अपने को V1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही एकमात्र है। और इसीलिए अब आएंगे हम अगले स्टेप में चलेंगे
उसको मैंने पहले ही ज़ीरो कर दिया है, चले आएगा। वही स्टेप, मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, बढ़ जाए आगे, आपको अपनी डेरिवेशन को रिपीट करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस ड्यू टू द प्लेट चार्जेस, चाहे तो अपने खुद के रजिस्टर से भी आप लिख सकते हैं। ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम 2 बार एक्सप्लेन कर ही चुके। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, V इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक, हो गया क्लियर? ये तो पहले ही निकाले बैठे थे, तो वहीं का वहीं निकल आएगा। प्लेट चार्जेस का जो आपका इंड्यूस चार्जेस था वो स्टेप 0 हो गया है ना, ख़त्म ही हो गया। इतना लिख देंगे, मज़े से लिख दिया। वो लिख के दिया आपने, रजिस्टर से ही उतार दो, तुम्हारे रजिस्टर में लिखा तो है, वहीं से लिख रहा हूँ। इसका मतलब ध्यान देखना है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जब अपने पास दूसरा पोटेंशियल है ही नहीं, तो अपन ऐड काहे के लिए करेंगे भैया। नेट तो तब निकालते ना जब 2, 3 और 4 होते, तब टोटल निकाला जाता है। एक का क्या टोटल निकालना हो, तो जो है ही। तो इसका मतलब ध्यान देखना है, इसका मतलब ये वाला स्टेप भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पिछले डेरिवेशन में से अगर आप थोड़ा थोड़ा मिटाते जाएंगे समझ के, तो आप देखना आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड पोटेंशियल पूरा 0 हो गया, और एक मान बात हुई, सेकंड 0 होने का मतलब आपको टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या निकालेंगे, हम सीधा कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है ही, दूसरा है ही नहीं, जो है यही है। तो बस इससे डायरेक्ट कैपेसिटेंस निकाल दो, ख़त्म। यानी आपके डेरिवेशन का बीच का एक पूरा का पूरा ब्लॉक उड़ गया। चले आए, हैंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V। और ध्यान से एक मिनट इधर देख लो, जब आप कैपेसिटेंस निकालोगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप ज़रा देखें, आपके पास केवल D माइनस टी रह जाएंगे, क्योंकि डी टी वाई के वाला जो टोटल था वो तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, ब्रैकेट भी थोड़ा पास कर दूँ, अटपटा लग रहा है दूर में, इधर कर देता हूँ, है ना। देखो ना ध्यान से, जो तुम्हारा लिखा था वही तो लिख दिया है, Q अपॉन V, ये रहे Q, और एक ये भी तो जाएगा। चलो इसको भी पास बना दूँ, छोटा ब्रैकेट। अब ठीक है, हो गया काम ख़त्म। Q एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। इसलिए कॉमन ओमन निकालने का कोई रट्टा ही नहीं है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। इस तरह आप देखेंगे जो पिछला डेरिवेशन था उसी का एक छोटा सा पार्ट ये आपका मेटेलिक स्लैब हो जाता है। करना क्या है, V2 और E2 वाली लाइन सीधी डिलीट करनी है, क्योंकि 0 हो गए तो कैलकुलेशन भी सिमट जाएगी, उतना है स्टेप ख़त्म हो जाएगा। कर दें मज़े से, कुछ खास काम है ही नहीं। Q अपॉन V रख दें, D माइनस टी आपका निकल आएगा। सही है। और एक लास्ट सवाल फिर से, क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, कर दिया सभी ने? ठीक है। सवाल ये है कि जब आप 2-3 टर्न से आप पढ़ रहे हैं, व्हेनेवर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल आप प्लेट्स के बीच में डालते हैं तो आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, दैट इज़ नोन टू अस। अब मेरा सवाल ये है कि आपने अब की बार कौन सा मटेरियल डाला है आपने डाला है मेटेलिक या कंडक्टिंग। इंसुलेटर डालते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, मेटल या कंडक्टिंग डालोगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम होगी या बढ़ेगी, बताएं। मेरा सवाल कॉमन सा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, वैक्स, माइका या रबर डालने पर, इंसुलेटर्स डालने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी। अभी एक एल्यूमिनियम फॉयल, कॉपर की फॉयल रख दूं तो उससे आपकी कैपेसिटेंस कम होगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी, अमन सिंह जी का ऐसा कहना है। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी, आस्था कहना है। चलें बताएं कैसे, कहाँ से पता चला डिक्रीज़ हो जाएगी, बताओ आस्था।
presence of another conductor की वजह से। तो प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर से तो कैपेसिटेंस बढ़ती है ना, आप तो डिक्रीज कह रहे हो। आपने पढ़ रखा है प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर से बढ़ जाती है और आप कह रहे हो डिक्रीज। चलो देवव्रत शर्मा कहना है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ बेटा, यही फिज़िक्स है, इसीलिए कहा जाता है फिज़िक्स का सब्जेक्ट आप जो है रट के नहीं कर सकते, क्योंकि जब फिज़िक्स से क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए आपने रहेगा अगर हम छोटे मोटे बोर्ड एग्ज़ाम्स को छोड़ दें वेयर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस आर सेट कि यही पूछेगा, पता है एक क्वेश्चन सबके यहाँ सबको मालूम कौन सा आना है, डिराइव दी एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। एक आपका आना है फाइंड आउट दी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो रटे हुए भी हो तो भी हम कहते हैं क्वेश्चन करे आओगे 4 नंबर, विदाउट नॉलेज रटे हुए के भी आ जाएंगे। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस तो ध्यान देखना तब बारी आती है सबसे ज़्यादा घपला फिजिक्स ही देती है। क्यों मैं दिखाता हूँ, आपने जो निकाला है, सवाल ये है कि जो कैलकुलेट किया है वो तुमने समझा भी कि हमने क्या निकाला है। ज़रा देखो एक छोटी सी बात दिखाता हूँ। जब आप एक सिंपल कैपेसिटर लेते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मैं ध्यान देखना फिगर से भी दिखा देता हूँ। कोई अगर सिंपल कैपेसिटर लें, इसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर बाय द वे इसके बीच में आप एक मेटेलिक स्लैब रख दें, और एक ऐसा स्लैब है मैंने कहा मेटेलिक या कंडक्टिंग, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, वो आपको मालूम है टी इज़ द थिकनेस। अब मुझे बताओ फिर से एक बार, कैपेसिटेंस बढ़ गई कम हुई, दोनों डेरिवेशन जरा चेक करके बताओ, बढ़ गई कि कम हो गई? इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई, कैसे पता चला? सर डी में से टी माइनस किया है, इसका डिनोमिनेटर सही कह रहे हैं, बचपन वाली बात है। तभी मैं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, तभी मैंने कहा भैया फिज़िक्स क्या है, बहुत अच्छा ज्ञान मांगती है, और ज्ञान कोई एमएससी की बात नहीं कर रहा, फिज़िक्स मांगती है पिछले सालों में अच्छे से पढ़ के आए हो, छोटी छोटी बातें मालूम हो, 7th 8th 9th 10th, कम पढ़ाओ पर जो पढ़ाओ सॉलिड पढ़ाओ, यानी मालूम हो। रट के क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के नहीं करके आए हो, क्योंकि ध्यान देखो आपका डिनोमिनेटर कम हो रहा है, और डिनोमिनेटर कम होने का मतलब ही है कि आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू बढ़ जाएगी। बड़ी सीधी सी बात आती है, जितना डी माइनस टी, जितनी थिकनेस बढ़ाते जाएंगे आपका सी डैश उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक पर भी आपकी थिकनेस बढ़ती थी, कैपेसिटेंस बढ़ती थी, और मेटेलिक स्लैब के केस में भी आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, इसीलिए नीचे आप लिख दीजिएगा द कैपेसिटेंस ऑफ ए पीपीसी इंक्रीजेज। अब तो सबको समझ में आ गया ना कैसे बढ़ गई। तभी मैंने कहा था मैं कुछ नया नहीं बता रहा, ये तुमने ही निकाला है, और जो निकाला है वो मैंने कहा 7th का केस है कि भैया द डिनोमिनेटर हैज़ बीन डिक्रीज सो द वैल्यू विल इंक्रीज। सही है ना? तो एक काम करें, लिख दें नीचे आप लिख दीजिएगा दस ऑन इंसर्टिंग अ मेटेलिक स्लैब पार्शियली, thus on inserting a metallic slab partially, capacitance of a PPC increases, partially capacitance of a PPC increases। आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। ठीक, और एक चीज़ बता देता हूँ, एक छोटा सा नोट लिख दीजिएगा। नोट में आप लिख दीजिएगा इफ़ टी इज़ इक्वल्स टू डी, टी इज़ इक्वल्स टू डी का मतलब समझ में आ रहा होगा। आपने जो ये मेटेलिक स्लैब लिया था, ये मेटेलिक स्लैब पार्शियल नहीं है, इस मेटेलिक स्लैब को मैं टी इज़ इक्वल्स टू डी यानी पूरे में भर दूंगा, और अगर मैं पूरे में भर दूंगा टी इज़ इक्वल्स टू डी आप कर देंगे, क्या आपने ध्यान दिया है? देन, या चलो ऐसा भी लिख देता हूँ,
कंप्लीट स्पेस इज फिल्ड विद, वैसे तो समझ में आ गया होगा, T इज इक्वल्स टू डी से, लेकिन जैसे भूल जाने का खतरा हो आगे जाके उसके लिए मैंने ये भी लिख दिया कि अगर आप जो है कंप्लीट स्पेस को आप कर दें मेटल या कंडक्टर से, ज़रा ध्यान देखें, देन आपका C डैश इज इक्वल्स टू, आप सही कह रहे हैं, इनफाइनाइट हो जाएगी। C डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा, D माइनस टी, T और D इक्वल है 0 हो जाएगा, और अपॉन 0 का मतलब C डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगी इनफाइनाइट। कर दें आराम से एक छोटी सी लाइन, एफ टी इज इक्वल्स टू डी, कंप्लीट स्पेस इज फिल्ड विद मेटल और कंडक्टर, देन सी डैश इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और जैसे ही आप ऐसा लिख देंगे वैसे ही एक महान बात और याद दिला दूंगा, और जो महान एक बात याद दिला दूंगा वो याद आएगी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप कितना ले लेते हैं, इनफाइनाइट। ये आपने पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे चार्जिंग बाय इंडक्शन, और या फिर आप जहाँ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं वहाँ बताया जाता था कि मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लेते हैं, इनफाइनाइट। क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है C डैश इज इक्वल्स टू होता है KC। अब आप ध्यान देखना, यहाँ C डैश हो गया इनफाइनाइट, कितनी वैल्यू है, ना 2 ना 3 ना 4 ना 100 ना 10,000, कितने टाइम्स बढ़ गई है, इनफाइनाइट टाइम्स। इसलिए मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप कितना लेंगे, ये आप ले लेते हैं इनफाइनाइट। तो मज़े से एक लाइन और लिख दीजिएगा, जो आपने पीछे पढ़ा है वो धीरे धीरे आपका अपने आप एक्सप्लेनेशन में आता जाएगा कि आखिरकार हमने वहाँ पीछे ऐसा क्यों लिया था। निकाल दें, हेंस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स इज टेकन इनफाइनाइट। अब कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं। कोई क्वेरी नो सर। नहीं, ठीक। अब एक और चीज़ पे जाते हैं नेक्स्ट, जो मैंने कहा था इसके बाद जो है जब आप इस टाइप के पढ़ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक फिलअप, आधा अधूरा पूरा एट्सेट्रा, तो फिर एक सिंपल ही चीज़ आती है, और ये लास्ट टाइम भी आपसे बात कर रहा था, ये आपका आता है कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिए। हाँ, तो कुछ पूछ रहा है क्या? नेक्स्ट एक चले आइएगा, अगली हेडिंग आप डालेंगे कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट बढ़े, कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे जाओगे तो मैंने लास्ट टाइम में कहा था 10th में आप रेजिस्टेंसेस की सीरीज पैरेलल पढ़ते थे। सिमिलरली इस बार भी हमारे पास एक बहुत सिंपल चीज़ आएगी, और ये आती है सीरीज़ ग्रुपिंग। और बहुत सारे लोगों को याद होगा सीरीज़ ग्रुपिंग का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तमाम सारे कंडेंसर्स अगर आप एक साथ इस्तेमाल करना चाहें, और तमाम सारे कंडेंसर सिंबल बदलूँगा, ये रहा आपके कंडेंसर्स। ये आपको याद होगा रेजिस्टेंसेस में आप ऐसे रेजिस्टेंस लगाते आते थे, तो मैंने कहा ये आप कंडेंसर्स या कैपेसिटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 बहुत है, डॉट 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 कर दिया मैंने। डॉट 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 का मतलब है और भी हो सकते हैं, इधर कहीं से हम चार्ज कर रहे होंगे, और आगे हमने कहीं इनको कैसा रखा होगा, एक फाइनल प्लेट को अर्थ रख देता हूँ। मान चलें कैपेसिटर्स हैं आपके C1 C2 C3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो एक काम करें, सबसे पहले एक सीरीज़ ग्रुपिंग का फिगर बना दें।
सर ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले का साइज दोनों का सेम है? हाँ, दोनों का सेम है, क्योंकि अगर आप छोटा बड़ा कर देंगे तो आपको याद आएगा ये बैटरी हो जाएगी, छोटा बड़ा Yes. कर दोगे तो बैटरी हो जाएगी। इसलिए दोनों बिल्कुल कैसे होंगे, एग्जैक्टली इक्वल। हाँ, अब एग्जैक्ट इक्वल तो खैर नहीं होते, 10% का अंतर दिखता है, लेकिन मतलब ऐसे मत ले लेना। अगर ये लगा हुआ है तो ये सेल या बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल सेल के हैं, और ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स कैपेसिटर की हैं। तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो छोटा सा फिगर है, 3 कैपेसिटर वैसे आप बना दें इक्वल। अब मैं याद दिलाता हूँ, सबसे पहले मैं पूछूंगा, आपने किसी भी चीज़ कहीं भी एक आध जगह कहीं सीरीज़ या पैरेलल का ग्रुपिंग देखी है? कोई भी चीज़ आपने सीरीज़ या पैरेलल में लगी हुई देखी हो? हाँ ना, बताओ। कभी सेल देखे हो, रजिस्टर्स देखे हो, कॉइल्स देखी हो, कंडेंसर्स देखे हो? किसी ने देखे? किसी ने टॉर्च देखी है क्या? यस सर। Yes, ये sir. बताओ, टॉर्च में 2, 3 या 4 सेल डलते हैं, और देखे होंगे छोटी टॉर्च है तो 2 सेल डलेंगे, बड़ी होती है तो 4 सेल डलते हैं। और टॉर्च जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कभी आपने ध्यान दिया, टॉर्च में सेल सीरीज़ में डले होते हैं। मैं सेल्स ही बना देता हूँ, ऐसे ही डलते हैं, ज़रा ध्यान देखना। मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही डले हुए देखे होंगे। ऐसे ही देखे हैं? हाँ Yes, ना, sir. बताओ। तूने ध्यान नहीं दिया? सेल सीरीज़ में कैसे पता चल रहा है, प्लस माइनस, फिर अगले का प्लस और माइनस, फिर उसके अगले का प्लस और उसका अगला माइनस। सिंगल लाइन में सेल होंगे, सिंगल लाइन में कैपेसिटर्स होंगे। और सबसे ख़ास बात, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैसे होने चाहिए, ऑल्टरनेट मैनर में। तो फिर ये कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसलिए मैंने कहा था छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट याद रखिएगा, फिगर बनाने से काम नहीं चलेगा। अगली एक लाइन खास लिखें। अगली खास लाइन आप लिख दीजिएगा, इफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नीचे लिख दें, इफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, लिख दूं क्या? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। और कैसे कनेक्टेड, सबसे खास बात है वन आफ्टर अनदर। और वन आफ्टर अनदर में भी खास बात क्या है, कीपिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स इन ऑल्टरनेट ऑर्डर। आपके पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होने चाहिए, ऑल्टरनेट ऑर्डर में होंगे। तो फिर आप इस पे जाएंगे तो चले आए आराम से। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर कीपिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स इन ऑल्टरनेट ऑर्डर। तो फिर ये क्या कहलाएगा, देन इट इज़, वो तो मालूम ही यार, सीरीज़ ग्रुपिंग वो तो पढ़ा ही रहे हैं, उसमें क्या सोचना। देन इट इज़ सीरीज़ ग्रुपिंग भी कहला सकती है, कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट, वो तो खैर चलो जो भी आप कहना चाहें। देन इट इज़ सीरीज़ ग्रुपिंग। एक छोटी सी लाइन लिख दें, इंपॉर्टेंट लाइन, कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर कीपिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स इन ऑल्टरनेट मैनर, देन इट इज़ सीरीज़ ग्रुपिंग। और जैसी लिख दें मुझे बताइएगा। कर दिया, बस बढ़िया। अब ध्यान देखना, सीरीज़ में मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, 2 ख़ास बातें याद रखिएगा सीरीज़ की पुरानी। जब आप सीरीज़ में जाएंगे तो ये याद रखेंगे, सीरीज़ में आपका चार्ज हमेशा कैसा रहता है, सेम या कांस्टेंट।
हाँ, यहाँ चूँकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंडेंसर तो मालूम है इन विच चार्ज इज स्टोर्ड, चार्ज आपका रखा होगा, तो यहाँ चार्ज कहेंगे। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे, वेयर चार्ज इज इन फ्लोइंग स्टेट और मूविंग स्टेट, देन देयर इट विल बी नोन एज द करंट। तो वहाँ इसको हल्का सा इस वर्ड को चेंज करूँगा, द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंसेज, या जो भी अगली चीज़ें आएंगी वो कैसा होगा आपका, दैट विल रिमेन सेम और कांस्टेंट। और ध्यान देखना, लेकिन द वोल्टेज, ये आप कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाता है सीरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड। एक काम करें, दो खास पॉइंट आप नोट कर दें। नंबर 1, एक आपसे कहेगा द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, और दूसरा आप बताएंगे द पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट्स। और बस इन दो फैक्ट्स के बाद अब हमारी कहानी पूरी हो जाएगी। दोनों सेंटेंसेस बता दिएगा, द चार्ज अक्रॉस प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट और द पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट्स। लिख दिए दोनों लाइनें। यस सर। अब ध्यान देखो, हमने मान लिए 3 कैपेसिटर अटैच हैं, तीनों के पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंसेस भी V1 V2 V3। तो मैं एक काम कर देता हूँ, चले मैं आपके लिए लिखते ही आता हूँ, मेरे साथ साथ लिखते हैं ना, ये लाइन ये कोई समझने के लिए नहीं है। इसमें आप बताएंगे लेट कैपेसिटर C1 C2 डॉट डॉट डॉट, वो ठीक है, मेरे साथ साथ ही लिखते हैं ना, कोई कहीं समस्या नहीं, ठीक है ना। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो charge Q across each capacitor remains same, चार्ज सेम रहेगा, बट the potential difference distributes as V1 V2 respectively। कुछ नहीं, मैंने मान लिया C1 C2 कैपेसिटर्स आपने अरेंज कर रखे हैं सीरीज में, चार्ज सबका Q कांस्टेंट है, पोटेंशियल्स आपके V1 V2 V3 आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देन लिख दें इतना, और जैसे इतना लिखेंगे एक छोटी सी बात दिखाऊंगा, बस छोटी सी मामूली बात जिसे कहा जाएगा। नोटेड सर। कर दिया, ठीक है। छोटी सी बात ये है कि भैया यहाँ से जो भी तुम पोटेंशियल लगा रहे हो, मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला समझ में आता है। लेट मैंने यहाँ से 100 वोल्ट लगाया हो, इन पे 30 40 ऐसा कुछ भी हो, तो तुम्हें दिख रहा होगा इन सब का टोटल तो 100 ही आएगा ना, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टोटल तो वहीं का वहीं होगा। एनर्जी और वर्क आपको मालूम है टोटल कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए आपको मत समझ में आएगा। देन जो आपका सीरीज़ का टोटल है वो कितना आना चाहिए, टोटल पोटेंशियल तो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, एंड अगर और भी होंगे तो उन सब का टोटल। और एक लास्ट कहानी, क्या आपको ये याद है Q इज़ इक्वल्स टू CV, तो आप V की वैल्यू रख सकते हैं Q अपॉन C, अगर आप रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, Q अपॉन C S, S का मतलब समझ में आ रहा होगा पूरी सीरीज़ का, ये हो गया Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस आपके लिए होगा Q अपॉन C3 एंड सो ऑन। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा एक शॉर्टकट लगाएं, Q आपका कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग
और अगर थोड़ी सी याददाश्त ठीक होगी तो 10th का याद आएगा। रेजिस्टेंसेस के हमारे दो आंसर आते थे सीरीज़ और पैरेलल के, एक आता था R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और एक आता था 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखें एक हमने उनमें से सिमिलर रिजल्ट निकाल लिया है, तो आराम से आ जाए। V सीरीज़ आप दिखा देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, मज़े से मैंने कहा उसका फॉर्मूला रख दें Q/C, आपको कंप्लीट मिल जाएगा 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, हाँ या ना? सर ठीक, अब जब आप इतना निकाल देते हैं तो बस एक छोटी सी कंडीशन दिखा देते हैं, ये अपने को कभी कभार शॉर्टकट में काम आएगी, और ये है फॉर टू कैपेसिटर्स ओनली। अगर हम 2 मिनट के लिए मान के चलें कि हमारे पास 2 ही कैपेसिटर हैं तो क्या होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखेंगे हमारा हो जाएगा 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर हमने ऐसा लिया, अगली बार आप कह सकते हैं 1/CS इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं, एलसीएम तो ले ही सकते हो। यानी लास्ट आपकी लाइन क्या हो जाएगी, लास्ट आपकी लाइन निकल आएगी इससे आप इनकी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको एलसीएम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 कैपेसिटर्स के लिए सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और याद करें ये फार्मूला आपका 10th में भी था रजिस्टर्स के लिए, R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें मैंने कहा अपन कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं निकाल रहे होते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उसी के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं। एक कॉम्बिनेशन मुझे लगता है मेरा अंदाज़ है ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कंप्लीट कर दिया हो तो मुझे बताएं, ठीक है ना? वजह से कर दें, ये तो निकाल ही चुके थे। 2 कैपेसिटर्स के लिए दिखा दो, ख़त्म, एलसीएम ले लो, अगली बार सीधा हो जाएगा CS इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बस अब आपका एक पैरेलल वाला बचेगा, पैरेलल वाले को अपन अगले टर्न पे ख़त्म करेंगे कल मज़े से, कुछ सवाल, और धीरे धीरे 1-2 टर्न में इस चैप्टर को एंड की तरफ लाएंगे, है ना? और कोई शंका हो तो मुझे बताएं।